नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे लाल सागर में हूतियों के बढ़ते हमलों, इजराइल हमास संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात, अमेरिका और चीन के रिश्तों और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की नेपाल यात्रा की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाल सागर में हूतियों के बढ़ते हमलों से करते हैं, पूरी दुनिया परेशान है। आखिर इस समस्या का कारण और निवारण क्या है सर? नहीं जी, हूतियों के बारे में हमने पहले भी एक बार बात किया था जी। और ये सारा कुछ इसी पर आता है कि लाल सागर और जो सुएज कैनाल का एरिया है, आपको पता है कि ये उस पर पूरा कंट्रोल तो सुएज कैनाल पर तो इजिप्ट का ही है जी। और दुनिया को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। तकरीबन 30 से 35 शिप्स पर डे, मतलब आप समझिए कि करीब 3,500 3200 से 3500 जहाज उधर से गुजरते थे जी। और दुनिया का कहा जाता है कि 12% से ज़्यादा ट्रेड उधर से जा रहा उसी था मार्ग से। और उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा एशिया, यूरोप और अमेरिका को, ये अफ्रीका भी लेकर के ये कनेक्ट करता था पूरा जी। ये सबसे नहीं तो और इसकी वजह से लाल सी हम जानते हैं, रेड सी जो है तकरीबन 100 किलोमीटर तक चौड़ाई है, लेकिन नीचे जो है वो सिर्फ 29 किलोमीटर है जहाँ पर एंट्री होती है जी। और यमन के साथ है, इसीलिए पिछली बार भी हम लोगों ने बात किया था कि हूती जो विद्रोही हैं जी, इन्होंने अभी शुरू किया उसको टारगेट करना जी। इससे पहले सुएज कैनाल क्राइसिस बहुत पहले हुई थी 17 में, जब इजिप्ट ने बंद कर दिया था जी, यम किपुर वॉर लड़ाई के बाद, और फिर खुला था 67 की उसमें था, 1 साल के बाद खुला था, फिर बीच में बंद हुआ था, फिर खुला था जी। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहा और इसके बाद पायरेसी तो उस इलाके में होती रही थी और कुछ शिप्स नेवल प्रेजेंस थी अमेरिका की और कुछ और देशों की जो वहाँ पर बेसिकली इसीलिए थी कि कोई डिस्ट्रेस कॉल वहाँ पर आए तो उनकी मदद की जाए पायरेट से। उस समय हूथियों का नहीं था और हमारी भारत की भी शिप वहाँ पर, नेवल शिप वहाँ पर थी, क्योंकि देखिए भारत का 65% क्रूड ऑयल जो हमारा आता है उसी इलाके से आता है, रेड सी से आता है। उसके बाद तो इंडियन ओशन ही हमारा जो समुद्री इलाका है वो है जी। और अभी तक तकरीबन 30 से ज़्यादा शिप्स पर हूती अटैक कर चुके हैं जी। उसमें 2 आपको पता है हमारी थी, ज़्यादा 3 भी थी जिस पर कि कर नहीं पाए। हालांकि उसमें नुकसान कुछ नहीं हुआ और बाद में हमारी नेवी की प्रेजेंस वहाँ और बढ़ाई गई है जी। अभी उस इलाके में अमेरिका ने भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है जी। और उन्होंने इनफैक्ट कोलिशन बना करके एक ग्रुप बना करके और वहाँ पर सिक्योरिटी अपनी बढ़ाई है, जिसकी बात हम लोग पिछली बार भी किए थे जी। लेकिन देखिए हूतीस कर क्यों रहे हैं, इन्होंने दिया था कि कोई भी इजराइल से कनेक्शन होगा किसी शिप का तो हम टारगेट करेंगे जी। और हूती देखिए कितने लेवल पर पहुंच गए हैं कि ये हेलीकॉप्टर्स यूज़ कर रहे हैं जी। उन शिप्स पर जाने के लिए, मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, ड्रोन्स फायर कर रहे हैं। तो मतलब ये एक नॉर्मल ग्रुप कहा जाए, नॉर्मल टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। इतनी चीज़ें अगर उनके पास हैं, मिसाइल्स, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, इसका मतलब उनको पूरी मदद और ट्रेनिंग मिल रही है। बताया जाता है कि ईरान से है सर, और जो कहा जा रहा है वही है कि ईरान तो वैसे भी खुले में समर्थन दे ही रहा है जी। जी। जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है जो ईरान ने बनाया हुआ है इजराइल के खिलाफ जी, उसमें सभी ग्रुप्स को उन्होंने लिया हुआ है, हिजबुल्लाह को भी, हौतीस को भी और इधर हमास को भी जी। तो ये सारे हैं, इनको सबको लेके चल रहे हैं। और अभी देखिए इनका ये कहना है कि जो शिप्स हमारे सिग्नल से जवाब नहीं देते उनको अटैक कर रहे हैं, जबकि पहले इन्होंने बोला था सिर्फ इजराइल कनेक्शन वालों के साथ करेंगे। अब एक शिप जैसे थी भारत में ही जो आ रही थी सामान लेकर के, शिप थी इजिप्ट के किसी की, फिर वो इजराइल ने भी किसी ने फाइनेंस किया था, उसमें शिप थी फिलीपींस से आ रही थी, मतलब ऐसे करके फिलीपींस की थी। तो ऐसे उसमें उस शिप पर अटैक करना मतलब कुछ खास समझ में तो नहीं आता जी। लेकिन जो यूएस ने अभी जो अपना बनाया हुआ है ग्रुप जी, अब सवाल है कि यूएस से भी देखिए बहुत एक्सटेंड हो गया है जी। इतनी ज़्यादा उसमें उनको अकेले अपना इन्फ्लुएंस करना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने कोalition बनाया था और जिसका नाम उन्होंने दिया था कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जी। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का एम ही यही था, इसमें 10 देशों को लेके उन्होंने किया था कि ये हम
उधर इंश्योर करेंगे कि ये अटैक्स यहाँ नहीं हो इन शिप्स पर। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि इसमें यूरोप का भी पूरा समर्थन इनके साथ नहीं है, क्योंकि कुछ देश यूरोप के हैं, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इन्होंने उस कोalition में रहने से मना किया है। जी। उन्होंने कहा कि अगर नाटो का अलग हो तो या तो वेस्टर्न यूरोप का हो तो हम उसमें रहेंगे, बट अमेरिका के अंडर में वहाँ नहीं करेंगे। जी। और जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि खुल करके कोई भी देश इन अरब के अगेंस्ट नहीं होना चाहता, अरब कंट्रीज़ के जी। जो इनमें आ रहा है। हालांकि अमेरिका ने तो चाइना को भी बोला था इस कोalition को ज्वाइन करने के लिए जी। लेकिन हम जानते हैं कि चाइना का इंटरेस्ट क्या है। वो खुद अगर सपोर्ट कर रहा है इनमें से कुछ ग्रुप्स को तो सीधे उसमें आएगा नहीं, और चाइनीज शिप्स पर तो कोई अटैक हो नहीं रहा है जी। कुछ और भी देश हैं जिनके शिप्स पर अटैक नहीं हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सोचने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अभी नई कोई चीज़ है, पहले से ही जो इन्होंने मैंने कहा था इनकी प्रेजेंस रहती रही है वहाँ पर अमेरिका की। लेकिन इनकी हुतीज़ की भी देखिए, एक अनऑफिशियली अगर आप देखिए तो इनकी भी कैपेबिलिटी काफ़ी है जी। तकरीबन कहा जा रहा है कि 1 लाख की स्ट्रेंथ इनकी भी है जी। और जिसमें कि इन्होंने टैंक्स, मिसाइल्स, ड्रोन से सारी चीज़ें ले रखी हैं कि ट्रेनिंग हो रही है, पैसे भी आ रहे हैं। और आयरनी है कि इसको अभी तक अमेरिका ने भी एज ए टेररिस्ट ग्रुप रिकॉग्नाइज वो नहीं किया है, कि इनको डिजिग्नेट नहीं किया है कि ये टेररिस्ट ग्रुप है जी। तो इसलिए ये अभी चले ही जा रहे हैं। लेकिन अगर ये अभी उससे इफेक्ट देखिए क्या हुआ है। अभी शिप्स जो हैं हमने मैप में भी अगर देखें तो अभी वहाँ से छोड़ करके केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के नीचे से हो जाएंगे जी, और वहाँ से जाने का मतलब है तकरीबन 6000 किलोमीटर एक्स्ट्रा। और इससे जो है जो फ्रेट रेट्स हैं वो बढ़ जाने हैं जी, 30 से 35% रेट्स बढ़ रहे हैं। प्लस आप देखिए उसमें टाइम कितना लग जाएगा, 4 से 5 दिन जो है बढ़ जा रहे हैं इसके लिए जी। किस केसेज में 7 दिन बढ़ जा रहे हैं। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हो रहा है इसमें ओवरऑल जी। तो ये जो चीज़ है उसको वो बहुत मुश्किल में डाल सकता है जो ओवरऑल ट्रेड है जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ अभी कई कहा यह जा रहा है कि करीब अभी भी जितनी शिप्स जाती थी रेड सी से अब वो 1/3 हो गई हैं जी। मायर्स हम जानते हैं जो मेन एक शिपिंग कंपनी है वर्ल्ड की, उसने तो ऑलरेडी कम कर दिया है, उसके 2 शिप्स पर इन्होंने अटैक किया था जी। तो ये जो कुछ है, हालांकि देखिए 1 तारीख को अभी 1 जनवरी को ही अमेरिका ने कुछ इनके ये एक शिप पर अटैक कर रहे थे जिस पर कि इन्होंने 3 जो है इनकी हुतीज़ की जो बोट्स थी उनको उन्होंने डुबो दिया और हुतीज़ के तकरीबन 11 या 10 या 11 मिलिटेंट हुतीज़ के मारे भी गए इसमें इस ऑपरेशन में, अभी 3 दिन पहले की जो बात है। तो इसमें मायर्स की ही शिप थी जिसमें कि इन्होंने किया है, और यूएसएस आइजनहावर जो उनकी शिप है उससे उन्होंने ये ऑपरेशन किया। तो ये जो है थोड़ा सा, और ये चीज़ इन्होंने हुतीज़ ने भी कंफर्म किया है कि ये 3 उनके जो हैं बोट्स जो हैं मतलब शिप्स इनकी हुतीज़ की वो डुबोई गई हैं, इनके आदमी मारे गए हैं। तो इस वजह से जो है ये इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अभी इस पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और कंपनियां जो है डर के जा रही हैं। जैसे हमने कहा फ्रेट रेट्स बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस रेट्स भी बढ़ जा रहे हैं इसी वजह से जी। उस रूट के। तो इस वजह से इसका कुछ न कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा, और समाधान अभी यही है कि पहले तो इनको रोका जाए जी, और अच्छी तरह रोका जाए कि हिम्मत ना करें एक्शन करने की। अब वो चीज़ अगर नहीं आएगी तो फिर तो ये चलता रहेगा। बिल्कुल। हालांकि इंग्लैंड ने अभी बोला है, यूके ने, कि हम डायरेक्ट एक्शन अगर जरूरी हो तो हम करेंगे इंटरेस्ट को अपने रखने के लिए जी। लेकिन इसी बीच में देखिए ईरान ने भी अपना डिप्लॉय कर दिया है डिस्ट्रॉयर, एक शिप उस इलाके में। हालांकि उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया है जी, कि रीज़न या मिशन नहीं बताया कि क्या मिशन है जो शिप ईरान डिप्लॉय कर रहा है जी। अब वो शिप्स को प्रोटेक्ट करेंगे या हुतीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इन्होंने अभी किया है जब अमेरिका का ये एक्शन हुआ है हुतीज़ के अगेंस्ट जी। तो हुतीज़ को ये अब क्या करना चाहते हैं, अगर वो चीज़ बढ़ी, क्या एस्केलेशन वहाँ बढ़ेगा तो शिपिंग कंपनीज नेचुरली वहाँ जाएंगी नहीं जी। तो ऐसा नहीं हो कि ये जो है
एस्केलेशन और बढ़ जाए और फिर ये सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी जी। हर एक चीज़ के रेट्स बढ़ जाने और ख़ास करके जैसे मैंने कहा भारत में अगर 65% उसी रूट से आता है क्रूड तो आप देखिए क्रूड ऑयल के रेट्स फिर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे जी। तो ये जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन समाधान दुनिया को लेना पड़ेगा अगर इतनी इम्पॉर्टेंट जगह है वहाँ से और ये सारी चीज़ें हो रही है खुद अरब कंट्रीज़ को भी सोचना पड़ेगा जी कि उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा जी। और इसमें या तो कोई ऑल्टरनेट रूट बनाया जाए जो कि छोटा हो जिसके बारे में पहले काफ़ी बात हो रखी है जो इजराइल और साइप्रस के बीच से एक रूट का उन्होंने सोचा था जी। कितना उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं अभी तक तो मेरे ख्याल से हुआ नहीं बट क्या प्रोग्रेस है इसका जी। वो अगर हो लेकिन वो तो बहुत समय लगेगा तो सोचिए यही बनने में कितने साल लग गए थे बिल्कुल। तो ये इसका समाधान फिलहाल तो मुझे यही नज़र आता है कि अगर ये जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनको एक बहुत बड़ा कदम लेना पड़ेगा कि ये उनको हाउतीज़ को ऐसे या जो भी अटैक कर रहे हैं मैं हाउतीज़ को सिर्फ नहीं कह रहा हूँ अगर दूसरे भी हैं पायरेट्स उनको इन्होंने आप देखिए पहले पायरेसी बहुत होती थी लेकिन अब काफ़ी हद तक रुक गई है बिल्कुल उसी हिसाब से इसको रोकना पड़ेगा और इसमें सबको आगे आना पड़ेगा अरब देशों को भी इंक्लूडिंग ईरान क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और अगर ऐसे बढ़ावा देंगे फिर ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी इतना इनकम होता है इन कंट्रीज़ को क्योंकि वो सब जो पैसे मिलते हैं स्वेज कैनाल को इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा है जी। इजिप्ट का तो पूरा खर्ची लगभग चल जाता है क्योंकि हालांकि उनको तो अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है अलग की बात है जी। लेकिन इसका समाधान यही हो सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म में कि इनको जो है रोका जाए जी। हर तरह से सैन्य शक्ति से मिलिटरली और इकोनॉमिकली जिससे कि आगे नहीं बढ़ पाएँ जो इनको सहायता दे रहे हैं वो सहायता न दें इनको और दूसरा एक ऑल्टरनेट रूट बनाना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा तभी जो है इसका समाधान हो सकता है जी बिल्कुल सर इजराइल हमास संघर्ष के ताज़ा हालात क्या हैं क्या जिस तरह हमास के आतंकियों का सफाया हो रहा है उसको देखते हुए संघर्ष विराम की कोई उम्मीद आपको नज़र आती है नहीं जी देखिए अब ये जो युद्ध है जी हम लोग लगातार बात तो करते रहे हैं जी लेकिन पहले जितनी लोग सोच रहे थे या जितनी लोगों का इजराइल के साथ समर्थन था जी हर एक जगह लोगों में देशों का भी और बाकी का वो थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि एक तो बहुत लंबा खिंच रहा है जी इजराइल का मिशन अभी तक लोग बाकी लोग नहीं समझ पाए हैं कि कितना कामयाब इजराइल हुआ है जी क्योंकि किसी को जो इनका मिशन था कि हमास को पूरी तरह सफाया करेंगे और गाजा को क्लियर करेंगे हमास कहीं भी हैं दुनिया में उनका सफाया करेंगे तो कितना कब करेंगे कितनों का किया है ये चीज़ सामने नहीं आ रही है जी तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि कितना लंबा चलेगा दूसरा मानवीय पहलू जो है वो देखिए वो ज़्यादा उजागर हो रहे हैं जी पूरे अरब देश या बाकी भी जो हैं वो दुनिया में जो मानवीय पहलू है या सिविलियंस वाली बात वो ज़्यादा करने में है जी देखिए मिलिट्री जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था और कहा था कि अगर दो मिलिट्री की लड़ाई होती है जी तो तब तो लगता है कि ये कब्जा कर लिया ये जगह कब्जा कर लिया अब इजराइल ने जो कब्जा भी किया है वो ये नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई मिलिट्री वाला एरिया कब्जा कर लिया कहा यह जा रहा है कि उन्होंने गाजा कब्जा कर लिया वो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने फिलिस्तीनियंस को भगा दिया डिस्प्लेस कर दिया उनको आने नहीं देंगे यहाँ पर तो ये एक चीज़ है ये नैरेटिव थोड़ी सी अलग सी अब बनने लगी है जिस पर लग रहा है इजराइल को ध्यान देना पड़ेगा जी दूसरी चीज़ जो है अभी भी देखिए लड़ाई मेन जो है यहाँ पर बॉम्बिंग है चाहे आर्टिलरी फायर है चाहे एयर है वही चल रही है जी अभी जो है लेटेस्ट हमने देखा अभी जो खबर आई थी जो 2 दिन पहले कि इन्होंने लेबनान में जो इनकी अपनी कैपिटल है लेबनान के उसके साथ ही एक जगह थी दहिए करके बेरूत के साथ ही है बेरूत के सबर्स में है जहाँ पर इन्होंने पिन पॉइंट अटैक किया है और वहाँ पर इन्होंने जो डिप्टी लीडर था हमास का सलेह अल अरोरी जो कि कहा जा रहा है इनके हिसाब से इजराइल के हिसाब से कि वो मास्टर माइंड था अक्टूबर 7 के अटैक में उसको इन्होंने मार गिराया जिसको कि कंफर्म किया लेबनान ने कंफर्म किया
हिजबुल्लाह ने भी कंफर्म किया है, ईरान ने कंफर्म किया है, लेकिन इजराइल ने नहीं कहा है अभी तक कि हमने कुछ ऐसा किया है जी। उनका कहना है कि भाई हमें पता नहीं किसने किया है, आपस गुट का हो, लेकिन बाकी तो सब जानती हैं कि ऐसी पिन पॉइंट जो इन्होंने एक्यूरेसी से जैसे जो अटैक हुआ है वो ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल समथिंग लाइक अल जवाहिरी के ऊपर जो अटैक हुआ था अफगानिस्तान में, उसको अगर कंपेयर करें तो वो इससे वो जो है ये वाला उससे भी ज़्यादा पिन पॉइंटेड है। अच्छा। जिसमें अरोरी और करीब 8-9 और भी लोग मारे गए हैं जी। तो बेरूत के बाहर है, और जो कि लेबनान तो सीधा कहा है कि अगर इजराइल लेबनान के साथ अगर एग्रेसिव होना चाहता है लड़ाई तो ये तो ज़्यादा फैलेगी। हिजबुल्लाह ने बोला है कि हम जवाब देंगे। ईरान और हमास ने भी बोला है, ईरान ने भी बोला है कि हम इसका जवाब दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये कहा जाएगा कि ये जो सलेह था, इसको भी कहा जाता है कि जो कसम ब्रिगेड है इनकी अपनी हमास की, उसका जो है ये फाउंडर था जी। तो और इससे पहले देखिए ये जो है 7 साल इजरायली जेल में रहा था जी, और उसके बाद इसको इन्होंने देश निकाला कर दिया था और एग्जाइल में चला गया था। पहले जॉर्डन गया था और नेचुरली उसके बाद यहाँ आकर के और इसका देख रहा था पूरा प्लानिंग और ऑपरेशंस। तो ये जो है इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है जी, कि इन्होंने जो अगर इनके जो लीडर्स हैं उनको अगर उनका खात्मा कर रहे हैं जो इन्होंने बोल रखा था, तो बाकी लीडर्स भी उसी हिसाब से उनको भी मुश्किल होगी और उतने एक्टिव नहीं हो पाएंगे जितने कि पहले थे जी। लेकिन इन्होंने, जैसे मैंने कहा, कोई इजराइल ने रिस्पॉन्स इस बारे में नहीं दिया है, तो इस वजह से अभी कुछ कह नहीं सकते। पर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, कंडेम किया है इस एक्शन को, और बोला है कि ये लेबनान पर लड़ाई थोपने जैसी है। लेबनान के अंदर बेरूत के आउटस्कर्ट्स पर इन्होंने ऐसी कार्रवाई की है जी। और हिजबुल्लाह ने तो यहाँ तक बोला है कि हम इसकी सज़ा ज़रूर जो है देंगे इजराइल को जी। तो ये थोड़ा सा और बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसको अगर बढ़ाएंगे, लेबनान जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा लड़ाई दोनों के लिए, लेबनान और इजराइल दोनों के लिए। तो यही है कि इसको काबू में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और चूँकि इजराइल ने कोई कमेंट नहीं दिया है तो माना जा सकता है कि ये नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और जहाँ तक प्रिजनर्स की बात है, प्रिजनर स्वैप हो नहीं रहा है अभी जी। कोई पॉज, लड़ाई जो बातचीत हो रही थी वो अभी आगे बढ़ी नहीं है, हालांकि बातचीत अभी भी चल रही है। और ये भी कहा जा रहा था कि सलेह भी कतर में जाता रहा था, इजिप्ट में गया था बातचीत के लिए जी वहाँ पर। तो लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ी किस चीज़ों पर। ये भी एक बेसिकली तो वही है कि कितने निकलने हैं प्रिजनर्स, किसके कितने आने हैं। अब अभी एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी पैलेस्टीनियंस की, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स सोसाइटी करके है। तो इन्होंने जो बोला, उनका कहना है कि 11,000 जो बंधक पैलेस्टीनियंस हैं इजराइल के कब्जे में जी। ये उनका कहना है। और जिसमें उन्होंने कहा है कि करीब 1800 बच्चे हैं और 300 करीब औरतें हैं, जो उनका कहना है कितने हैं। और अभी तक जो न्यूज़ है उनका भी कहना है कि, और बाकी भी कह रहे हैं कि 22,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं जी, और तकरीबन 58,000 के आसपास घायल हो चुके हैं जी, और घायलों का इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा है। तो वही जो मैंने पहले कहा, ये चीज़ अब ज़्यादा आ रही है जी, आगे कि ये जो है सबसे ज़्यादा नुकसान इस तरह का हो रहा है। और अब इजराइल भी एक्चुअली अपनी तरफ से तो बोल नहीं पा रहा है जी, क्योंकि इजराइल, मैंने कहा पहले भी हम लोग कहते रहे कि किसी मिलिट्री के खिलाफ नहीं लड़ रहा है जी, एक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है जिनको जानता ही नहीं है जी, कौन है, कहाँ पर है, क्या है जी। इजराइल ने काफ़ी फोटोग्राफ्स अपनी दिखाई टनल्स की और क्या हुआ, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जिनका कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो ये एक चीज़ जो है जो थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जी, वो जो है वो ज़्यादा आगे आ रही है। इंक्लूडिंग ये कि अब तो बहुत बीमारियां फैल रही हैं गाजा में जी, गाजा की ज़मीन से ये निकाले जा रहे हैं सभी को जी। अब पहले था नॉर्थ गाजा से, तो इन्होंने निकाल दिया था कि साउथ में जाएं। साउथ में अभी देखिए खान यूनिस और बाकी इलाके में भी यही हो रहा है जी। और अब जो है इजिप्ट और बाकी देश इसके विरुद्ध में आ गए हैं कि ये जो है इनको फिर
हमारे यहाँ भेजना चाहते हैं जी पैलेस्टीनियंस को। जी हालांकि इस बारे में देखिए अमेरिका ने बोला है कि गाज़ा पैलेस्टीनियंस का था और उन्हीं का है, जी लेकिन अब चूंकि ये सब इनको भगाए जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, वो चीज़ जो है थोड़ी सी इनके अगेंस्ट जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो एक दो चीज़ें हैं, प्लस इसके अलावा देखिए अभी साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ केस डाला है इसी के ऊपर कि वो जेनोसाइड कर रहे हैं जी पैलेस्टीनियंस का। और ईरान ने जो है अभी इसी के ऊपर फैला रहा है इतनी चीज़ें जो हैं जो कि निगेटिव में जा रही हैं। और जो शेलिंग्स हैं, अभी इजराइल तो अपना कह रहा है कि हम तो, नेतन्याहू ने तो बड़ा साफ बोल दिया है कि भाई हम जो अपने इंटरेस्ट अपने हिसाब से चलेंगे। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि हम जो है अमेरिका के झंडे में अलग स्टार नहीं है कोई, जी मतलब हम उनके साथ हैं लेकिन उनके अंदर नहीं है, तो हम जो है अपने हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ भी उन्होंने बोली है। और इजराइल का ये कहना है, इजराइल और बाकियों का, कि ये अभी एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता है। इजराइल ने कहना है, बोला है कि बफर जोन क्रिएट करेंगे कि आगे ऐसी हरकत नहीं हो पाए कि आपस में ये आकर के ऐसे आते जाते रहें और हमारा नुकसान करें। अब ये बफर जोन कहाँ बनेगा जी, गाजा में, किस जगह, जी ये भी क्लियर नहीं। हालांकि ये पता लगा है कि वो अपना डोजर के साथ एरिया बनाते जा रहे हैं। अब पैलेस्टीनियंस और जॉर्डन और बाकियों का ये कहना है कि अगर ये बफर जोन बना देंगे, जी, और जो बफर जोन अगर कई किलोमीटर में हुआ तो 140 किलोमीटर में अगर इतना बफर जोन बन जाएगा तो फिर बाकी क्या रहेगा और लोग फिर कहाँ रहेंगे जी। तो वो एक चीज़ और सामने आ रही है। और ये भी है कि जो बफर जोन बन रहा है वो एग्रीकल्चर जो लैंड है बेसिकली उसी के ऊपर बन रहा है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड जो कहा यह जा रहा है कि तकरीबन उसमें 20 से 30% एग्रीकल्चरल लैंड जो है, ज़मीन खेती वाली, वो उसमें चली जाएगी बफर जोन में। तो इजराइल के पैलेस्टीनियन लोग रहेंगे भी तो वो कहाँ खेती करेंगे, कहाँ से उनका राशन पानी खाने पीने की आएगी, काम क्या रहेगा। तो अगर उन्होंने पैलेस्टीनियंस को वहाँ रखेंगे भी तो करेंगे क्या वो, एक ये भी सवाल उठ रहा है। और इजराइल का विद इन अमेरिका भी देखिए एक चीज़ चली आ रही है कि इजराइल अब थोड़ा एरोगेंट हो गया, एरोगेंस हो गई है उनको कि हम तो वही करेंगे जो हम चाहते हैं, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो अब मैं गार्डियन का एक वो पढ़ रहा था इसी के ऊपर, उसमें वो कह रहे हैं कि अभी तक जब से इजराइल ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, लैंड सी एयर तीनों मिला करके 25,000 उन्होंने टारगेट्स गाजा में उन्होंने किए हैं, टारगेटिंग जो की हैं, और 70% आरटी और एयर और शेलिंग से हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा वहाँ पर ये फायरिंग हुई है, कितना एक्सप्लोजिव्स गिराए गए हैं। और नुकसान हम जानते ही हैं कि कहा जा रहा है कि 40% जो है, मतलब कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई हैं, बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गई हैं। जो डैमेज हुई हैं वो तो अलग हैं, इसके दुगुनी कह रहे हैं कि डैमेज हो गई हैं। तो आप समझ लिए कि अगर 30-40 हज़ार होगी तो लाखों लोगों का तो यही था जो निकल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें जो बाहर आ रही हैं, अब इजराइल का कहना है कि उन्होंने तकरीबन 7,000 हमास मारे हैं और उन्होंने 1,000 के आसपास कैप्चर किए हैं। हालांकि कहीं वेरीफाई नहीं हो पा रहा है और वेरीफाई होगा भी नहीं, क्योंकि हमास तो कभी बताएगा नहीं और अरब कंट्रीज बताएंगे कि कितने मारे गए, पकड़े गए, बट इजराइल का ये कहना है। तो अगर जो 30,000 कह रहे थे उसमें 7,000 का सफाया हुआ है। अब वो आइडेंटिफिकेशन इन्होंने कैसे किया है, किस तरह से किया है। दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो सिर्फ अब एक खबर देने के लिए कि लोग कह रहे हैं कि आपने किया क्या है इतने दिनों में, 80 दिन हो गए तकरीबन, और आपने किया क्या इतने दिनों में, उसका बताइए, तब ये न्यूज़ आ रही है। आइडेंटिफिकेशन कुछ कोई ऐसी चीज़ है नहीं। और अभी देखिए ईरान तो सपोर्ट कर ही रहा है। अगर लिंक कर दें हम कल की तारीख में कि ईरान में क्या हुआ, कि जो आप देखिए जो उसकी बरसी मनाई जा रही थी, जो इनके फॉर्मर वो था सोलेमनी, जो इनका जनरल था उस पर, और वहाँ जो है देखिए 103 लोग की जो अभी आ रही है मारे गए हैं, घायल तकरीबन 150 से ऊपर घायल हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा था ईरान के लिए, इतना बड़ा तो कभी हुआ नहीं है। तो एक बहुत बड़ा हुआ है हादसा वहाँ पर,
जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इन्होंने गैस बॉम्ब और उसको फेंका है, जिससे हुआ है जी। लेकिन ईरान तो उसने सीधा जो है ब्लेम किया है इजराइल को जी। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो जिस तरह से अटैक हुआ है, उन्होंने कहा कि ये अटैक ऐसे नहीं हुआ कि कोई अगर लोग कह रहे थे कि आप यूएस या बाकी उसमें देखिए न्यूज़ में हर जगह ये आ रहा था कि कुछ गुड्स हैं जो ईरान के ही, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जी। कि कुछ गुड्स हैं, सुन्नीस के ग्रुप हैं या कुछ और हैं, कुछ लोग आईएस का कह रहे हैं जी। कि आईएस उसने किया है। तो इनका कहना है ईरान का कि आईएस और ये जो बाकी सुन्नी ग्रुप जो भी जिनकी बात कर रहे हैं, उनका जो अटैक होता था वो तो नॉर्मली मैक्सिमम उनका हुआ है वो सुसाइड बॉम्बर्स के साथ हुआ है, वो चीज़ ये नहीं है जी। उनका ये कहना था कि ये हुआ है ये सिर्फ हमास ही अपना इजराइल कर सकता है, इजराइली कर सकता है जी। तो ये जो है वहाँ लेके चल रहे हैं। तो ये भी चीज़ एक है कि अगर डायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व हो गया वहाँ पर, और ये जैसे मोसाद को अगर ब्लेम कर रहे हैं, मोसाद में इजराइल को ब्लेम इस तरह से कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा बात आगे बढ़ सकती है जी। और अगर ये आगे बढ़ती है फिर देखिए वो अमेरिका और बाकियों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें आ जाएगा। तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ रोकी जाएगी और रोकी जानी चाहिए, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। जी बिल्कुल सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? यहाँ हम यह भी जानना चाहते हैं कि हमने देखा कि हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर होकर आए, अब उन्हें यूक्रेन के विदेश मंत्री का भी फ़ोन आया। क्या इस युद्ध को समाप्त करवाने में या थमवाने में भारत कोई प्रयास कर रहा है? और हाल ही में जो युद्धबंदी हैं उनकी भी अदला बदली हुई, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, इन सबको कैसे देखते हैं आप? नीरज जी देखिए, जो रूस यूक्रेन का है अभी कोई ख़ास ग्राउंड पर जो है कोई ख़ास लड़ाई नहीं हो रही है कि कहा जाए कि कुछ इलाका या तो यूक्रेन ने कुछ क्लेम किया हो या उनके ट्रुप्स ने कैप्चर किया हो या रूस, तो कोई ग्राउंड पर आगे पीछे नहीं बढ़ रहे हैं। रीजन भी हमको पता है कि बर्फ़ वहाँ इतनी पड़ी है, विंटर्स का सीज़न है, लड़ाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन जो आर्टिलरी शेलिंग है, एयर अटैक है, ये अभी आगे चलता जा रहा है। और देखिए अभी जो लेटेस्ट था वो हम देख रहे हैं कि यूक्रेन ने जो रशिया का बॉर्डर विलेजेस हैं, बॉर्डर टाउन्स हैं, उन पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। और जो सबसे पहला था वो 1 तारीख को ही था, जहाँ पर कि बेलगोरेड, जो कि पहले भी उन्होंने ड्रोन से अटैक किया था, वहाँ उन्होंने किया है और करीब 25 सिविलियन वहाँ मारे गए हैं। और उसके बाद पुतिन ने एक तरह से वो प्रण ले लिया था कि नहीं, हम तो अब बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे यूक्रेन का। और उसके बाद उन्होंने लगातार जो मेजर सिटीज़, खासकर कीव और एक और 2 सिटीज़ और पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक किया, एरियल अटैक बेसिकली मिसाइल्स के साथ और ड्रोन्स के साथ। हालांकि कहना है यूक्रेन का कि उन्होंने काफ़ी ड्रोन्स मार गिराए हैं, लेकिन फिर भी डैमेज काफ़ी हुआ इस अटैक्स में। और कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अटैक किया, जिसमें कि उनको 25 मारे गए और 109 घायल हुए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने काफ़ी अटैक जो है ड्रोन्स का, इनके रूस से जो है ड्रोन्स भेजे गए, उनको उन्होंने मार गिराया है। और दावा तो यहाँ तक किया उन्होंने कि 90 में से 87 को मार गिराया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनको एयर डिफेंस अच्छी कर ली है उन्होंने इस हिसाब से। और रूस ने जो है लास्ट कुछ दिनों में उन्होंने करीब 39 जगहों पर स्ट्राइक्स की हैं, जिनको कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी स्ट्राइक्स की हैं कुछ उसमें से। और कुछ में तो उन्होंने इतने ज़्यादा, जिसे बराज कहते हैं रॉकेट्स का, वो फायर किया है, ड्रोन्स और मिसाइल्स का, खास करके जैसे मैंने कहा कीव और खार्किव के इलाके में। खार्किव हमें पता है कि पहले रूस ने तो लगभग उसको कैप्चर कर लिया था, उनके कब्जे में था, लेकिन बाद में उनको छोड़ना पड़ा उस इलाके को।
और यूक्रेन ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी 10 किंजल मिसाइल जो कि रूस ने फायर किया उनको उन्होंने मार गिराया। लेकिन इसका दावे की पुष्टि अलग से नहीं हो पाई है किसी से कि इतना ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी यूक्रेन ने अपने नाटो और अमेरिका से, दोनों से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और एयर डिफेंस वेपन्स मांगे हैं, क्योंकि उससे ये साफ है कि उनके ऊपर एरियल अटैक का, खास करके मिसाइल्स का, ड्रोन्स का और एयरक्राफ्ट का ज़्यादा खतरा हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड की हैं। अभी जो यूक्रेन का है, यूक्रेन उसके पास बहुत ज़्यादा आर्म्स एम्युनिशन है नहीं। उनके पास प्रॉब्लम आ रही है मैन पावर की भी, कि उनको तकरीबन 5 लाख चाहिए सोल्जर्स, जो कि उनको मिल नहीं रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नौजवान इधर उधर छुप रहे हैं या जाना नहीं चाह रहे हैं, उनके भर्ती नहीं होना चाहते उनके फ़ौज में, क्योंकि लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतने ज़्यादा मारे जा रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं मिल रहा है ग्राउंड में। यूक्रेन के खुद के लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कब्जा नहीं कर पा रहे हैं जो रूस ने ऑलरेडी ले रखी है इनका इलाका, और रूस जो है इनके ऊपर हमला किए ही जा रहा है, इनका नुकसान होता ही जा रहा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने, और जहाँ तक मैं अगर आगे की बात करें कि रूस की क्या स्ट्रेटजी है, तो रूस जो है बेसिकली जैसे हमने कहा कि ये विंटर्स हैं, बर्फ़ पड़ रही है चारों तरफ, ग्राउंड प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एरियल पर ही ज़्यादा जोर दे रहा है। और मिसाइल्स और जो उनसे टारगेट करके, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके पावर, उसके ऊपर ज़्यादा हमले कर रहा है, जिससे कि उनके यहाँ प्रॉब्लम हो ही रही है। और देखिए वेव्स में कर रहा है, ऐसे नहीं कि एक बार में कर दिया। उन्होंने पहले वेव जा रहे हैं कहीं ड्रोन्स के, या पहले मिसाइल्स के, फिर ड्रोन्स के, ऐसे करके। और इसमें उसने जो अभी की है, जो हमने बात कर रहे थे कीव पर, उसमें 16 Tu-95 बॉम्बर्स पहले गए जिन्होंने मिसाइल्स छोड़े कीव के ऊपर। उसके बाद उसने 70 करीब Ku-10, Ku-101 और 55 ये एयर बेस्ड जो बॉम्बर्स थे उनको भेजा, वहाँ से उन्होंने उनके ऊपर बॉम्ब गिराए। और उसके बाद उन्होंने 10 किंजल मिसाइलें जो हैं फायर की MiG-31 से। तो ये सब गए, 10 का जिक्र यूक्रेन ने भी किया था। यूक्रेन का कहना था कि पूरे 10 मार गिराए, हालांकि रूस ने बोला है कि नहीं, ये नहीं मार गिरा पाए। तो ये अभी चल रहा है वहाँ पर। और लार्जेस्ट जो अभी देखिए 2 चीज़ें और हुई हैं इस बीच में। एक तो ये कि जो जहाँ तक डिप्लोमेसी और अगर पॉलिटिक्स की बात करें, तो काफ़ी पहले से बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चली रही है वहाँ पर। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने कंडम किया है इसकी, जो अभी रूस ने कीव के ऊपर, जो मैं अभी बात कर रहा था कि बराज उन्होंने फायर किया और वेव्स में उन्होंने अटैक किया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर। उसको यूनाइटेड नेशंस ने भी, यूएन ने भी बोला है कि डी एस्केलेशन ज़रूरी है, इस तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। और यूएसए ने, जहाँ तक इनको फंडिंग और मिलनी थी यूएसए से, जो 50 बिलियन करीब और 55 बिलियन यूरोपियन यूनियन से मिलना था, वो दोनों वहाँ ब्लॉक हो रखे हैं। रिपब्लिकन्स ने अमेरिका में ब्लॉक कर रखा है कांग्रेस में, और हंगरी ने यूरोपियन यूनियन में। तो इस वजह से जो है अभी उतनी मदद मिल नहीं पा रही है यूक्रेन को। और ये भी कहा जा रहा है कि बैक चैनल डील चल रही है। इनफैक्ट जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, लारोव, उन्होंने यहाँ तक बोला था कि यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न नेशंस जो है अपनी स्ट्रेटजी अब बदल रहे हैं, और लड़ाई की जगह वो चाहते हैं कि बातचीत हो, यूक्रेन के बारे में बातचीत हो। उनका ये कहना है कि टॉक अबाउट यूक्रेन विदाउट यूक्रेन, कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन को इन्वॉल्व करेंगे तो यूक्रेन तो एक भी शर्त नहीं मानेगा,
या शायद बातचीत शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं, इसलिए बिना यूक्रेन के रहते हुए यूक्रेन की बारे में ये बातचीत करना चाहते हैं, जिसके बारे में इन्होंने बोला है, लारोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, लेकिन बाकी किसी ने नहीं बोला है। हालांकि पुतिन ने तो रूस का एम क्लियर किया है कि हमारा एम था इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का डीमिलिटराइजेशन और डी नाजीफिकेशन। तो ये जो है उनका भी अभी तक अचीव नहीं हुआ। यूक्रेन का कहना है कि डील तभी हो सकती है जबकि रूस पूरी तरह विड्रॉ करे। तो ये भी ये डील, ये दोनों देशों का कहना है, रूस और यूक्रेन को, और वो कहेंगे भी यही जो इनका एम था। लेकिन इसके बावजूद वार्ता तो आगे बढ़ रही है और लग तो रहा है कि कुछ न कुछ होगा। अभी देखिए परसों जो है इन्होंने सबसे बड़ा कहते हैं लार्जेस्ट प्रिजनर स्वैप हुआ है आपस में, एक दूसरे के PW जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनके अदला बदली हुई है। और ये कल ही हुई है, इनफैक्ट 3 तारीख को। जेलेंस्की ने खुद बोला है कि करीब इनके 200 सोल्जर्स वहाँ से वापस आए हैं, जिसमें कि 11 ऑफिसर्स हैं और 6 सिविलियंस भी हैं। और मॉस्को ने बोला है कि उनके 248 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं यूक्रेन से वापस आए हैं। और अभी तक का आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन यूक्रेन में भी ही 2800 से ऊपर प्रिजनर्स स्वैपिंग हो चुकी है, अदला बदली हो चुकी है। और अभी भी कहा जा रहा है कि 4000 से ज़्यादा यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं, युद्धबंदी हैं, प्रिजनर्स हैं रूस में। तो ये चल रहा है। रूस का एग्जैक्ट डिटेल्स अभी पता नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर है कि अगर ये भी मुहिम चल रही है और ये प्रिजनर्स का जो अभी डील हुई है, ये देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हुई है, उन्होंने डील कराई है और उसकी वजह से ये प्रिजनर स्वैप का डील हो पाया है। तो अगर एक पॉजिटिव खबर है और अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, बात शांति की हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल होगी। दूसरी चीज़ जो आपने दूसरी बात कही थी कि हमारे जो विदेश मंत्री थे जयशंकर जी, वो गए थे रूस में, उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे और पुतिन से भी मिल के आए हैं। और वो गए थे क्योंकि जो लीडरशिप समिट हर साल होती है रूस और भारत के बीच में, 2 साल से नहीं हो पा रही थी, बंद थी लड़ाई के बाद जो यूक्रेन और रूस की है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री गए हैं और ज़रूर इस बारे में बात हुई, क्योंकि भारत ने तो शुरू से बोला हुआ है कि युद्ध का समय नहीं है और शांति प्रक्रिया से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी बीच यूक्रेन के अगर विदेश मंत्री से बात हुई है और इसके बीच में इस युद्ध को समाप्त करने की भी बात जरूर हुई है। देखिए भारत जो है यूक्रेन के साथ भी वार्तालाप करता रहा है, यहाँ तक कि जेलेंस्की ने भी बोला है कि भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। और अभी जो है कल ही उनके जो यूक्रेन के कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनसे भी बात हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बीच में भारत की भी पहल एक है जो कि चल रही है। इसके साथ साथ जो बैक चैनल की हम बात कर रहे थे, और भारत जब भी होगा एक ठोस प्रस्ताव ही लेकर के आएगा और इससे भी उसको शांति प्रक्रिया में ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस प्रस्ताव अगर आएगा भारत का तो वही प्रस्ताव होगा जिस पर कि दोनों सहमत हों और दोनों आगे लेके बढ़ सकें, या विश्व के बाकी भी जो देश हैं जो चाहते हैं वहाँ पर कि प्रस्ताव जो शांति प्रक्रिया बढ़े, वो इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। सर, पिछले दिनों चीनी राष्ट्रपति का अमेरिकी दौरा हुआ। अब चीन अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और चीन के संबंध अब सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? चीन का जहाँ तक सवाल है, देखिए चीनी राष्ट्रपति हम सब जानते हैं कि नवंबर में अमेरिका में गए थे, वहाँ पर उनकी बातचीत हुई थी। दोनों ने जो मुख्य जो बिंदु थे उस समय कि उन्होंने कम्युनिकेशन, जो मिलिट्री कम्युनिकेशन था आपस का इनका बंद हो गया था ताइवान मुद्दे पर, वो उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने ये भी कहा कि आपस में और मुद्दों पर भी वो आगे बढ़ेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। और एक पहल ये ली गई थी क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले बंद थी। जो 2 मेजर चीज़ें हुई थी ताइवान के ऊपर, और दूसरा जो एक बैलून जो इनका चीन का अमेरिका के अंदर गया था। तो इन चीज़ों को लेकर के संबंध रुक गए थे
और हालांकि सितंबर में उसके बाद बात ज़रूर हुई थी इनकी, और अभी जो है नवंबर में बात हुई थी, और अभी जो नए साल में बात हुई थी, नेचुरली कहा तो यही जा रहा है कि नए साल की आपस में उन्होंने ग्रीटिंग्स की, और जो चीन और अमेरिका के संबंध की 45वीं वर्षगांठ थी, 45th एनिवर्सरी, उसके बारे में उन्होंने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैसेज दिया इस बारे में। लेकिन देखिए, एक सिर्फ कस्टमरी बात तो नहीं होती है, ग्रीटिंग्स आपस में सिर्फ ऐसे एक्सचेंज नहीं होती हैं। ज़रूर जब ये बात हुई है तो कुछ चीज़ आगे लेके बढ़ने की बात हुई, क्योंकि देखिए हिस्टोरिकली तो देखा जाए तो चीन और अमेरिका ये आपस में संबंध इनके बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। कोऑपरेशन से ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की बात होती रही थी, लेकिन अब वो इस मुद्दे पर आ रहे हैं कि कोऑपरेशन छोड़ के हम कन्फ्रंटेशन छोड़ करके कोऑपरेशन के मुद्दे पर आगे बढ़ें। लेकिन हर एक चीज़ छोड़ करके आगे बढ़ना तो मुश्किल है कि आप देखिए यूक्रेन और रूस में चीन की भूमिका, अरब अभी जो इजराइल और हमास या अरब देशों में जो हो रहा है चीन की भूमिका, खास करके चीन जिस तरह अरब देशों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ईरान इनके बीच में जा रहा है। इंडो पैसिफिक का सवाल है, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन नेशंस हैं वहाँ पर, तो ये सब ले करके वहाँ पर इनका विवाद तो है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्थिक जो मामले हैं वो दोनों की यहाँ स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, चीन की भी अमेरिका की, क्योंकि चीन को जो है अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, और अमेरिका को या अमेरिकी जनता को चीन से फिनिश्ड गुड्स चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं वो चाहिए। तो इस वजह से जो है ये जो अभी रिलेशंस आपस में इनके जो संबंध थोड़े स्ट्रेंड थे, उनमें जो है एक बायलैटरल और ग्लोबल, जो हम अभी बात कर रहे थे आपस में बायलैटरल, आपसी और ग्लोबल, देश दुनिया में भी जो इन लोगों की जो इस समय हालात हैं उनको देखते हुए ये लगा है कि खास करके रूस का, जैसे हमने बात की, रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट, इनको देखते हुए इनको लगा, और अमेरिका को और इकोनॉमी और ताइवान को लेकर के चीन को लगा कि अगर हम कन्फ्रंटेशन लेके चलते रहेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं हमको चल के कोऑपरेट करना चाहिए, और इसी पर लेकर के इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है। और जो कम्युनिकेशन चैनल इन्होंने आपस में बढ़ाया है, इनफैक्ट जो बाइडेन ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हमको लगता है कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है तो उसको हम लोग हिचकिचाना नहीं चाहिए, एक दूसरे को फ़ोन उठा करके और बात करनी चाहिए। तो ये जो है चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, और इन्होंने बोला है कि जो डिफरेंसेज हमारे हैं उसको हमको मैच्योरिटी और फोरसाइट लेके चलना चाहिए, आगे म्यूचुअल कोऑपरेशन करना चाहिए, और इस वही जो है लेकर के चलेंगे तो दोनों के संबंध आगे बढ़ते रहेंगे। और जहाँ तक इनका मेन जो इश्यूज़ हैं उनको वे बैक चैनल पर तो डाल नहीं सकते, उसको लेके ही चलेंगे, और जो इनकी रिलेशनशिप है उसको थोड़ा इनको स्टेबल करके और एक हाई प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने आप देखिए जो अमेरिका को, जो बाइडेन भी इलेक्शंस मोड में है, और उनको डर है कि चीन और रूस दोनों इलेक्शंस को प्रभावित कर सकते हैं, उन्होंने पहले भी ब्लेम किया है इनको। तो ये जो कुछ और जो इश्यूज़ हैं ग्लोब में, पूरा दुनिया में जो टेंशन्स अभी चल रही हैं, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम चल रही है, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दोनों जगह पर, और जो मैंने अभी बात की अमेरिकन कंज्यूमर्स को खास करके प्रॉब्लम हो रही है, यूरोपियन यूनियन में भी हो रही है, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज आ रही थी चीन से वो आ नहीं रही हैं उस तरह से। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और देखिए इंटरडिपेंडेंट थे, अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन जो हैं
वो और चाइना एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट थे इन्हीं चीज़ों के लिए, मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए, और चीन के लिए टेक्नोलॉजी और आईटी को लेकर के। तो ये एक जो चीज़ थी इन दोनों को महसूस हुआ है और वो लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। डिसएग्रीमेंट और डाइवर्जेंट व्यूज तो इनके हैं, लेकिन वो चलते भी रहेंगे, वो मुझे नहीं लगता कि कम होंगे। लेकिन जो इकोनॉमिक और कोऑपरेशन है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अभी हावी हो रहा है, और उस वजह से ये दोनों एक दूसरे को मिल के चल रहे हैं। खास करके ये भी इन्होंने देखना है कि जैसे हम बात कर रहे थे दुनिया में रूस यूक्रेन को लेकर के या मिडिल ईस्ट में, ये एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करें, क्योंकि वो चीज़ बहुत आगे बढ़ जाएगी और दुनिया में इनका खुद का और बाकी देशों का काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एक मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी पहल है कि अगर आपस के साथ साथ ये दुनिया को भी में शांति बहाल करने में और दुनिया की इकॉनमी को बढ़ाने में, सप्लाई चेन को आगे बढ़ने में ये मददगार साबित हो। सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेपाल दौरे को आप कैसे देखते हैं? कि ये जो नेपाल तो हमारा खास देखिए हमारा पड़ोसी देश है, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी शुरू की थी और लेके चल रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा संबंधों को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। क्योंकि पहली विजिट इस साल की है जो जयशंकर आज और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर आज और कल दोनों दिन नेपाल में रहेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे। और बेसिकली गए हैं जो 7th जॉइंट कमीशन है इंडिया नेपाल का, वो 7वीं मीटिंग है जिसको को चेयर करेंगे उनके विदेश मंत्री के साथ। और ये भी था कि जब जून में नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जो आए थे हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री से बात हुई थी जून में, एक जून को आए थे और कई चीज़ों पर आगे बढ़ने की वहाँ एग्रीमेंट हुआ था, सहमत हुई थी, उसको लेकर के आगे बढ़ना है। खास करके हाइड्रो पावर में, कनेक्टिविटी में, बोथ एयर और लैंड कनेक्टिविटी की बात होती रही है, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, ट्रेड के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है, और ख़ासकर सिक्योरिटी के बारे में इंक्लूडिंग देखिए हमारा 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है। और अभी कुछ समय में देखा जा रहा है कि कुछ जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, हमारे देश के विरुद्ध काम करने वाले एलिमेंट्स हैं, वो आ जा रहे हैं देश के अंदर नेपाल बॉर्डर से। तो उसके बारे में भी ये बातचीत ज़रूर होगी। और जो डील्स पहले हुई हैं उनके बारे में उनको रिव्यू करेंगे, एग्रीमेंट्स जो चल रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान ज़रूर एक फैक्टर होंगे इस बातचीत में। चाइना की आप देखिए, चाइना जिस तरह से इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है हमारे नेबर्स को इंक्लूडिंग नेपाल, तो वो भी बातचीत आएगी। पाक ISI की एक्टिविटीज़ हैं वो भी ज़रूर फोकस में होंगी। जो हाइड्रो पावर की हमने बात की थी उसमें देखिए अभी जो एग्रीमेंट होने जा रहा है उसमें नेपाल जो एक्सपोर्ट करेगा या भारत इंपोर्ट करेगा उनसे 10,000 मेगावाट पावर अगले 10 सालों में। अभी तक ये 450 मेगावाट पावर इंपोर्ट कर रहे थे हम, और ये बनाया है भारत नहीं वहाँ, तो वो जो है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कुछ बन चुका है और बन रहा है, और अगले 10 सालों तक ये है कि 10,000 मेगावाट पावर इंपोर्ट करे, जिससे कि भारत का भी फ़ायदा होगा और नेपाल का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उन इकॉनमी में उनको पैसे मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे उनका। जो एक दो और चीज़ें हैं देखिए, टची पॉइंट्स जो कि बाहर नहीं आता, बट इसके बारे में भी ज़रूर बात होगी। दो चीज़ें जो नीचे वहाँ बातचीत चलती है नेपाल में, एक तो नेपाली गुरखाज की भर्ती हमारे फ़ौज में, अग्निवीर जो सिस्टम आ गया है उसका, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ भर्ती हो नहीं पाएगी। और आज की तारीख में देखा जाए तो मैक्सिमम जो वहाँ से गुरखे थे वो हमारे यहाँ भारत में आते थे, कुछ जो है यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में जाते थे। जो इनका एग्रीमेंट है 1951 में नेपाल का, उसमें 2 ही देशों में उनके फ़ौज में आ सकते हैं,
भारत में और इंग्लैंड में, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ थे। और इनको जब जाते थे हमारे लिए लड़ते थे, हमारे देश में रहते थे, और वापस जाने के बाद उनको पेंशन और पैसे मिलते थे। वो भी एक इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा था नेपाल के लिए। लेकिन उनको लग रहा है कि इस हिसाब से कम हो जाएंगे, और अगर अग्निवीर से वापस गए तो क्या करेंगे, क्योंकि नेपाल के आर्मी में वो भर्ती नहीं हो सकते, न उनके पुलिस फोर्स में हो सकते हैं। तो ये एक मुद्दा था जिस पर ज़रूर कुछ न कुछ सहमत बढ़ेगी, बातचीत ये भी आएगी। और मदेशी जो हमारे साथ के हैं उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर कम है, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए गवर्नमेंट के बारे में। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने इसकी तैयारी की है। उन्होंने अपने पुराने जो उनके डॉक्टर थापा जो अभी हैं, उन्होंने अपने एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनसे मुलाकात की, एम्बेसडर जो थे भारत में नेपाल के उनसे मुलाकात की, फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात की, और उन्होंने प्लानिंग की इसकी बातचीत के बारे में, कैसे आगे बढ़ाना है और चीज़ें कैसे आगे ले जानी है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। और ये जो ये नेपाल की एक्सपोर्ट्स है, क्योंकि वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है, ट्रेड सरप्लस ज़्यादा है, ट्रेड उसको कैसे कम किया जाए, और ट्रेड डेफिसिट कैसे जो है उसको कम करें भारत के साथ, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे आगे ले जाया जाए, और जो मेन एग्रीमेंट जो पहले के हैं, जैसे लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट्स थे, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। भारत जो है तकरीबन 6-10 से ज़्यादा कुछ एग्रीमेंट्स उनके साथ हैं जो स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आगे लेके चल रहे हैं, जिनको कम्युनिटीज़ खास करके जो बोलते हैं कि अंडर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो 10 प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसके पावर और ऐसी कई चीज़ों के कम्युनिटी डेवलपमेंट के लेकर के भारत वहाँ काम कर रहा है। इनके प्रोग्रेस के बारे में, हालांकि ये 2003 से ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट पिछले 10 सालों में इसमें काफ़ी इसको स्पीड पर लाया गया है, और इसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटीज़ के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और इसमें कुल मिलाकर के 535 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें से तकरीबन 476 अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी भी तकरीबन कंप्लीशन में हैं, जिनके बारे में ये आगे बढ़ेंगे। इनकी कॉस्ट तकरीबन 1105 बिलियन नेपाली रुपीस का था। अभी वो बढ़ करके 15 जो है बिलियन नेपाली रुपीस का हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बातचीत चलेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ इन सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। इनसे हमारी आपसी मतभेद अगर हैं भी, कुछ तो दूर होंगे, और दोनों देश, दोनों जो चिर परिचित और पुराने नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, एक साथ आएंगे और साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और विदेशी ताकतें जो दोनों को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रही हैं, दोनों के बीच कुछ मतभेद लाने की कोशिश कर रही हैं या मतभेदों को उजागर कर रही हैं, उनके ऊपर भी बातचीत होगी, और उनको कम किया जाएगा कि ये चीज़ नहीं हो, और आपस की जो मतभेद हैं आपस में दूर किया जाए, और दूसरों को इसका फ़ायदा नहीं उठाने दें। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने लाल सागर में हूतियों के बढ़ते हमलों के कारण और जिस समस्या के निवारण पर अपने व्यापक रूप से चर्चा की, साथ ही इजराइल हमास संघर्ष के ताज़ा हालात और ईरान पर जो हमला हुआ उसके लिए क्या कारण हो सकता है, ईरान की तरफ से जो बताया गया है उस पर आपने चर्चा की, और क्या संघर्ष विराम के आसार दिख रहे हैं ये आपने विस्तार से बताया। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह विस्तृत रूप से बातचीत की कि अब ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका और चीन के संबंधों को लेकर तमाम तरह की बातें समय समय पर आती रहती हैं। 45वीं राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ मनाई है दोनों देशों ने, अब किस दिशा में संबंध बढ़ रहे हैं आगे इन दोनों देशों के, इस पर आपने विस्तार से बातचीत की।
और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस समय जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का दौरा हो रहा है, उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर आपने जानकारी दी। आज के कार्यक्रम को आपने ज्ञानवर्धक और रुचिकर भी बनाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, खासतौर पे हुतियों को लेकर बड़ी जिज्ञासा है। सर्च इंजन्स पर लोग इनको खोज रहे हैं कि ये कौन है, क्यों हमले कर रहे हैं। तो आपने विस्तार से जानकारी दी। मुझे लगता है कि पाठकों के, दर्शकों के मन में जो उमड़ घुमड़ रहे प्रश्न हैं, उनका समाधान, उनका उत्तर उनको जरूर मिला होगा। आप इस चर्चा से जुड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।